जय हिंद। आप सभी प्यारे पर छात्रों को गुड मॉर्निंग। और 10 क्लास का जो इतिहास था, पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, वो पूरा चैप्टर आपको खत्म हो गया है। और उसका जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, जितना भी उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, आप देखिएगा और हर एक ऑब्जेक्टिव को आप लोग नोट करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। और अगर आप यहाँ से नोट करते हैं तो आपके लिए बोर्ड में राह आसान हो जाएगा। और इसमें से जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको करा जाएगा वो सारा का सारा आपको याद करना पड़ेगा और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यूरोप का राष्ट्रवाद आपका पहला चैप्टर था। ठीक है, इसमें जितना भी बन सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सब हम आपके लिए बनाकर लाए हैं। देखिए, कह रहा है कि इटली और एवं जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश में पड़ता है, तो ध्यान दीजिएगा यूरोप महादेश में। कहाँ पड़ता है? यूरोप में। कहाँ पड़ता है? यूरोप में। ठीक है, तो फर्स्ट करिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश। ठीक है ना, कब? बुर्बो वंश 1815 में ना, 1815 में। आगे ये करके मेजनी का संबंध किस संगठन से? ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में अवश्य आएगा। ठीक है, कि मेजनी का संबंध जो है वो किस संगठन से है? तो कार्बोनरी संगठन से। किससे है? कार्बोनरी से। ठीक है ना, यहाँ दिया है कार्बोनरी, यहाँ पे कार्बोनरी भी होता है, कार्बोनारी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपके एग्जाम में सब क्वेश्चन आता है और आएगा। अगला है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो सबसे बड़ी बाधा बना हुआ था, तो कौन था? ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। आगे आते हैं, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? आपके लिए ये भी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो किस पद पे? प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किए थे। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो आपको क्या कहा जाए, एग्जाम में कंफर्म है कि आएगा, 100% गारंटी के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो एक नाविक था। क्या था? एक नाविक। नाविक हम आपको बता चुके थे कि नाविक का अर्थ क्या होता है, जो नाव चलाना जो होता है उनको कहा जाता है नाविक। ठीक है, आगे आते हैं, जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट, जो क्या किए थे? 300 छोटे बड़े राज्यों को मिलाकर 39 बनाया था। कहाँ पे? जर्मनी में। उसी को कहता है राइन राज्य संघ। ठीक है, आगे कह रहा है जालबेरिन एक संस्था थी, किसकी? तो व्यापारियों की। किसकी थी? व्यापारियों की। ये भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आते हैं, रफ और रॉ की नीति का उल्लंघन किसने किया? ध्यान दीजिएगा, जिस क्वेश्चन पे हम बीबीआई लिख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर है एग्जाम में। कह रहे कि रफ और रॉ की नीति का उल्लंघन किसने किया? तो बिस्मार्क। कौन किया था? बिस्मार्क। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्रथा का शासक कौन था? बिस्मार्क। ठीक है, आगे तक आ रहा है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में, 10 मई 1871। किसके किसके बीच हुआ था? तो प्रसा और फ्रांस के बीच। किसके किसके बीच? प्रसा और फ्रांस के बीच। ठीक है ना, आगे आते हैं, और ध्यान दीजिएगा, इसी समय जर्मनी का एकीकरण भी पूर्ण रूप से हो चुका था। जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण दोनों साथ साथ हुआ है 1871। आगे आते हैं, करके यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान से प्रेरणा स्रोत रहा है? तो वो है देश कौन सा? यूनान। और यूनान जो है वह स्वतंत्र कब हुआ था? 1832 में। 1832।
आपके बोर्ड में ये भी क्वेश्चन आता है, यूनान को स्वतंत्र घोषित कब किया गया? तो 1832। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा है कि एड्रियानोपल की संधि, ये भी VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि एड्रियानोपल की संधि कब हुई? तो 1829। और किस देश के साथ हुई? तो यूनान के साथ। इसके साथ? यूनान के साथ। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है कि यूनान निम्न में से किस संधि के अंतर्गत या संबंधित स्वतंत्र हुआ? तो कुस्तुनतुनिया की संधि जो हुआ था 1832 में, और यूनान भी स्वतंत्र हुआ था 1832 में। ठीक है, आगे आते हैं। करें यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? पालना यानी कि लालन पालन करने वाला पालना। कौन? यूनान। कौन? यूनान। और आपको एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो तुर्की को। किसको कहते हैं? तुर्की को। ध्यान दीजिएगा, आगे आते हैं। करेंगे प्रथम जेनेवा सम्मेलन कब हुआ था? जेनेवा सम्मेलन का है या जेनेवा कन्वेंशन का है, बात एक ही है। कब हुआ था? 1854। जेनेवा सम्मेलन। ठीक है, आगे आते हैं। इटली के एकीकरण कब हुआ था? तो अभी जस्ट आपको बताया कि 1871 में, और दोनों का दोनों साथ ही हुआ था। ठीक है, आगे आते हैं। लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो फ्रांस का शासक था। कहाँ का? फ्रांस का। ध्यान दीजिएगा, 1789 में जो हुआ था फ्रांसीसी क्रांति, उस समय था लुई 16वां। फिर 1830 की जो हुआ था क्रांति, उसमें आया था चार्ल्स 10, और 1848 की क्रांति में आया था लुई फिलिप। ठीक है, आगे। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं है? तो जर्मनी, रूस भी था, फ्रांस भी था, ब्रिटेन भी था, और अमेरिका था। ध्यान दीजिएगा, ये जो बात कर रहा है मित्र राष्ट्र, ये प्रथम विश्व युद्ध का है, जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। उसमें कह रहा है कि दो गुट थे। कौन कौन? एक था मित्र राष्ट्र और एक थी दूरी राष्ट्र। इसको बोल, ये था केंद्रीय शक्ति। केंद्रीय शक्ति। आगे आते हैं। रॉ की नीति का उल्लंघन आपको जैसे बताया है, या पूछेगा कि रॉ की नीति का संबंध किनसे है? तो बिस्मार्क से है। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया वो किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक यूनान किसके अधीन? तुर्की के अधीन, हंगरी भी ऑस्ट्रिया के, पोलैंड रूस के, और बोहेमिया ऑस्ट्रिया के अधीन था। ठीक है, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? तो ध्यान दीजिएगा, जर्मनी का बना था। कहाँ बना था? जर्मनी का। आगे आते हैं। लुई 16वें को फांसी कब दी गई? लुई 16 को फांसी दिया गया था 1793 में, और उस समय से आतंक राज्य का नाम से जानते हैं। आतंक राज्य को समाप्त किया गया था, इसको शुरू किया गया था आतंक राज्य। ठीक है, आपके 9 क्लास के इतिहास में इसमें दिया गया, विस्तार से देखिए जाके। आगे आते हैं। कह रहा है कि पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो जापान। किसने किया? जापान। फिर कह रहा है सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल। कौन था? विक्टर इमैनुअल। अगला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? ये क्वेश्चन आपके हिसाब से इजी लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने भूमिका निभाई? या पूछ रहा है कि किसने नहीं निभाई, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, लेकिन यहाँ बात कर रहा है कि प्रमुख नायक कौन है? तो मेजनी भी था, काउंट काबो भी था, और गैरिबाल्डी भी था। अगर इसमें ऑप्शन देता
विक्टर इमैनुअल, तो वो भी था, विक्टर इमैनुअल। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहे हैं कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो लोसने सम्मेलन। कौन सम्मेलन? लोसने। आगे कह रहा है रक्त दौलत की नीति का आपको बता चुके हैं, बिस्मार्क। आगे आते हैं, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो विक्टर इमैनुअल। किससे? तो विक्टर इमैनुअल। पर हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल किसका था? तो जर्मनी देश का था। किस देश का था? जर्मनी देश का दार्शनिक था। ठीक है, और पूछ सकता है कि बिस्मार्क किससे प्रभावित था? तो हिगेल के विचारों से। और एक क्वेश्चन और बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जर्मन राज संघ का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कह राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना, राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789। और उस समय वहां का राजा कौन था? सम्राट कौन था? तो लुई 16वां। ध्यान दीजिएगा, आपको पहले बताए थे कि 1789 में कौन था? लुई 16वां। 1830 में था चार्ल्स दस, और 1848 में था लुई फिलिप। आगे आते हैं, आपको क्वेश्चन बता चुके हैं, बिजली का संबंध कार्बोनरी से। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र येना, यहाँ लिखा है जेना, यानी लिखा यहाँ पे रहेगा आपको येना। तो रहेगा येना विश्वविद्यालय। कहाँ है? तो जर्मनी में है, जहां पे कार्ल मार्क्स पढ़ने के लिए गए थे। येना विश्वविद्यालय। आगे कह रहा है कोसुत का संबंध किस देश से है? तो हंगरी से। किधर से है? हंगरी से। और हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट। आगे आते हैं, कह रहे कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि, जो क्वेश्चन आपके 2021 में आ चुका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को वो घुमा सकते हैं जैसे चाहे वैसे, आपको घूमना नहीं है। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो गणराज्य स्थापित हुआ, जिसको कहते हैं संवैधानिक। ठीक है, आगे आते हैं, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सी उत्तरदायी था? निम्न में से कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क, जिसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था। फ्रैंकफर्ट का संधि 1871। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? यानी जगह बिस्मार्क का संबंध किससे था? जर्मनी के एकीकरण में। इटली के एकीकरण में नहीं था। इटली में किसका था? मेजनी का, काउंट काबुल का, गैरिबाल्डी का और विक्टर इमैनुअल का। इसमें कौन आंसर होगा? बिस्मार्क। जिसको घेर रहा है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि इटली और जर्मनी के विरुद्ध निम्न में कौन था? यानी कि जब जर्मनी और इटली का हो रहा था एकीकरण, उसके विरुद्ध में कौन था? तो ऑस्ट्रिया, क्योंकि यही था सबसे बड़ा बाधा। ये भी 2021 क्वेश्चन में आ चुका है ना, ध्यान दीजिएगा। ये भी 2021 का है क्वेश्चन। कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? बिस्मार्क। यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा की? तो वो था बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया? तो 1871 में। चाहे वो हस्ताक्षर का है या संधि कब ये का है, बात दोनों सेम होगा। 1871। आया कर रहा है कि आपको एक क्वेश्चन पर बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 21 में आ चुका और 22 में भी आ चुका है। ये आपको क्वेश्चन हो चुका है। हाँ, ये क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। अगर कहेगा यूरोप का मरीज तुर्की
और यूरोपीय जो संघ है, जो सम्मेलन है, जो यूरोप है, उसका पालन करता, तो यूनान। आगे आते हैं, यंग यूरोप का संस्थापक कौन थे? मेजिनी। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। यंग इटली का स्थापना कब किया गया था? यंग इटली का 1831 में, 1831, और यंग यूरोप का 1834। यंग इटली 1831 और यंग यूरोप 1834। ठीक है, आगे आते हैं, टीपू सुल्तान। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का। कहाँ का? मैसूर का। ध्यान दीजिएगा। आगे, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? ध्यान दीजिए, आप लोग यहाँ पे खुद से आंसर लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ दिया गया ऑप्शन में कि क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? 1853 से 54। सेडवा का हुआ था 1866 में। प्रसाद डेनमार्क से हुआ था युद्ध 64 में। और बच आपका सेडान का युद्ध जो हुआ था 1870 में। सेडान का 1870 और सेडवा गए तो 1866 और फ्रैंकफर्ट का संधि गया तो 1871। एक ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको संधि नहीं दिया है बल्कि दिया है सेडान का युद्ध। तो सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। किसके किसके बीच? फ्रांस और प्रसा के बीच। और यदि कहे कि सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में आया हुआ गैरिबाल्डी पेशेंस क्या था? तो नाविक। ये भी आपको हम बता चुके हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये 16 में आ चुका है, 14 में भी और 2022 में भी, इसलिए क्वेश्चन को कहा गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा है कि जैसे आपको पता है कि सेडान का युद्ध हुआ था 1870 में। किसके किसके बीच? फ्रांस और प्रसा के बीच। ठीक है, इसके आंसर क्या होगा? सेडान। इटली के एकीकरण में योगदान में सभी, क्योंकि सभी ने क्या किया, इसने अपना अपना योगदान दिया है। वियना सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। कब हुआ था? 1815। और ऑस्ट्रिया का शासक कौन था? तो मेटरनिक। जर्मनी, ये भी आपको क्वेश्चन बता चुके हैं, किससे संबंधित है? व्यापारियों से। अब पूछा है कहाँ के व्यापारी? तो कहाँ के व्यापारी? जर्मनी के। जिनेवा संधि, जिनेवा सम्मेलन आपको क्वेश्चन पहले बताए थे। जिनेवा सम्मेलन कब हुआ था? 1954 में। 1954 जिनेवा समझौता या संधि भी कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए, तो आपका ऑब्जेक्टिव यहीं से होता है लास्ट। और जितना भी क्वेश्चन इसमें रह चुका है उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा और इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी पे, कलम, कहीं भी आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, रक्त और लौ की नीति आएगा। ध्यान दीजिए, आपके बोर्ड के एग्जाम में जब आपको दिया जाएगा OMR शीट, OMR, तो आपको सावधानी से उसको रंगना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक भी OMR को गलत अगर रंगते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि आपके जो रिजल्ट है उसका मान्य नहीं होगा। जितना आपका इसमें घेरा बन रहेगा उस पूरे घेरे को आपको सावधानी से कलर करना है, रंगना है, नहीं तो आपका नंबर काट दिया जाएगा। इसीलिए ध्यान दीजिएगा OMR को ध्यान से। और अगर आपको OMR में दिक्कत हो रहा है
समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें जितने भी होते हैं शिक्षक लोग उनसे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ की बात है, गलती नहीं करना है, नहीं तो हो जाएगा हड़बड़ में गड़बड़। ठीक है, तो आपका इतिहास का पहला चैप्टर हो गया खत्म, बाकी जो बचेगा आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे छात्रों को जय हिंद।